नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। देश में अगर आज लोकसभा चुनाव करवा दिए जाएं तो यूपी में एक बार फिर बीजेपी का सिरदर्द बढ़ सकता है। हाल ही में इंडिया टुडे और सी वोटर ने मिलकर मूड ऑफ द नेशन सर्वे जारी किया। ये सर्वे साल में 2 बार आता है, जनवरी फरवरी में और फिर अगस्त में। इस सर्वे के मुताबिक, MOTN सर्वे के मुताबिक, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को 42 सीट उत्तर प्रदेश की 80 सीट में से मिल सकती है। यानी आज अगर लोकसभा चुनाव करवा दिए जाएं तो उत्तर प्रदेश की 80 में से 42 सीट इंडिया गठबंधन ले जाएगा। इसमें समाजवादी पार्टी के हिस्से 35 और कांग्रेस पार्टी के हिस्से 7 सीट का अनुमान है। और अगर हम बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की बात करें तो उनके हिस्से में 38 सीटें आ सकती हैं। हालांकि वोट परसेंटेज एनडीए का 47% है और इंडिया गठबंधन का 42% होने का अनुमान है। लेकिन सीटें जो है, मैंने आपको बताया कि 42 और 38, एनडीए के हिस्से 4 सीटें कम आ रही हैं। अगर आप 2024 के लोकसभा चुनाव से इसकी तुलना करते हैं, इन हाइपोथेटिकल लोकसभा चुनाव की, तो एनडीए को 2 सीट का फायदा है, क्योंकि उनको 36 सीटें मिली थी 2024 के लोकसभा चुनाव में और इंडिया गठबंधन को 1 सीट का नुकसान है, मामूली नुकसान है। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि 2014 में 73 सीट एनडीए गठबंधन और 2019 में 64 सीट एनडीए गठबंधन को मिली थी। तो देश भर में जो बम्पर जीत बीजेपी की और उसके सहयोगी दलों की हुई थी, उसमें उत्तर प्रदेश का योगदान सबसे ज़्यादा था, 14 में और 19 में। और 24 में अगर बहुमत का आंकड़ा बीजेपी को नहीं मिला तो उसकी वजह भी उत्तर प्रदेश ही था। और MOTN का ताज़ा सर्वे ये कह रहा है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में उस झटके से अभी उबर नहीं पाई है और उसका गठबंधन भी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक उत्कर्ष सिन्हा। उत्कर्ष जी, 2024 का चुनाव हुआ, पूरे देश को चौंकाया उत्तर प्रदेश ने। एक तरीके से बीजेपी का सारे दावे थे, उनकी हवा उत्तर प्रदेश की वजह से निकल गई। लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए, 10 उपचुनाव हुए, लगभग सारे के सारे बीजेपी ने जीत लिए। समाजवादी पार्टी उस पर आरोप लगाती रही प्रशासन के गैर इस्तेमाल की, लेकिन वो अलग बात है। कागज़ पर वो सारे चुनाव बीजेपी ने जीत लिए। तो फिर क्या वजह है कि MOTN के ताज़ा सर्वे के मुताबिक भी बीजेपी लड़खड़ाती हुई नज़र आ रही है लोकसभा चुनाव अगर आज करवा लिए जाएं? नीरज जी, एक तो पहले पूरा सम्मान उस टीम को जिसने ये सर्वे किया, और निश्चित तौर पर उसमें बहुत सारे विशेषज्ञ होंगे, तो इंडिकेशन एक बहुत क्लियर दिख रहा है। मैं थोड़ा सा विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स थोड़ा सा डिफर करूंगा इससे। डिफर इसलिए करूंगा कि ये देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव के भीतर जो रिजल्ट आया वो हमारे सबके सामने है, लेकिन उसके भीतर भी कुछ ऐसी सीटें रह गई थी जहां बड़ा मार्जिनल वो रहा, हार जीत का फैसला रहा। हाँ, फतेहपुर सीकरी था या फिर बांसगांव जैसी सीट थी गोरखपुर के पास। तो टक्कर बहुत जबरदस्त थी, और टक्कर ये जबरदस्त इतनी थी कि ज्यादा बड़ा नतीजा तो बदला। उसके बाद उपचुनाव हुए। हाँ, ठीक बात है, उपचुनाव हुए, उपचुनाव में लगभग एक तरफा जीत मिली, इसमें भी कोई दो राय नहीं है एनडीए को। लेकिन जो जमीन हम लोग देख रहे हैं, वो जमीन में दृष्टि ये कह रही है कि 2024 के बाद से ऐसा कुछ हुआ नहीं है जिससे कि हालात बदलते दिखाई दे। बल्कि दूसरी तरफ जो पीडीए का जो पोलराइजेशन है, या अब जो वोट चोरी वाला जो पूरा एक नैरेटिव इंडिया अलायंस ने, राहुल गांधी ने बिल्ड किया है, जिसके साथ हमको बाकी अपोजिशन के सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, उस पर कोई कहीं कंफ्यूजन नहीं है। तो ये नैरेटिव बिल्ड होना और उसको पब्लिक ने जिसको कहते हैं ना, बाई किया है, कोई चीज
पब्लिक रिजेक्ट कर देती है या बाई करती है, तो पब्लिक बाई कर रही है इसको अपने ढेर सारे अनुभवों के हिसाब से। तो ऐसी स्थिति में अच्छा, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो अलायंस है उत्तर प्रदेश में, उसमें भी कई बार सहयोगियों के थोड़े तेवर, थोड़े सुर बदलते पलटते दिखते हैं, लेकिन उसको भी किनारे रखते हैं। हम ये देखते हैं कि आखिर कौन सी वजहें होंगी जिससे ये रिवाइवल होगा। देखिए, पिछले 1-2 महीने का घटनाक्रम बहुत तेज राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, खासतौर से जब पार्लियामेंट के भीतर जिस तरीके से चली इस बार मानसून सत्र, जिस तरीके से चला और जिस तरीके से इंडिया अलायंस ने अटैक किया सरकार के ऊपर, खासतौर पे ऑपरेशन सिंदूर पहले आया, उसके बाद से वोट चोरी आया और बैक टू बैक एक एग्रेशन बना रहा। और उसने तो इस बीच में अर्थव्यवस्था को लेके भी बड़ा संकट आया, और जो अमेरिका का जो रुख हुआ उसके बाद अर्थव्यवस्था के भीतर भी एक चिंता बनी, और चिंता ही नहीं बनी बल्कि ये भी हुआ कि काफी आलोचना भी हुई विदेश नीति को लेके। और जन सामान्य, अब मैं ये नहीं कहता कि बड़ा पॉलिसी एनालिस्ट है, लेकिन जन सामान्य के भीतर इस तरह के मीम्स और इस तरह के वो तो हो ही रहे हैं कि बहुत ट्रंप के साथ रिश्ते थे। तो कुल मिला के ये है कि इमेज बड़ी हुई हो, ऐसा कोई एलिमेंट खास दिखाई नहीं दे रहा है। पॉलिसी में कोई बड़ा चेंज आया हो, अभी प्रधानमंत्री गए थे चाइना मीटिंग में, शंघाई कॉन्फ्रेंस में, तो अच्छी बात है, लेकिन अभी उसके आउटकम्स आने बाकी हैं जी। तो मालूम नहीं कि क्या होगा। चाइना पे भरोसा वैसे भी कितना किया जाए। और ऑपरेशन सर्वे हुआ है, ये सर्वे तो जुलाई अगस्त में हुआ है, तो ऑपरेशन सिंदूर हो चुका था, तो और ये सर्वे कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर का कोई खास फायदा बीजेपी की इमेज बिल्डिंग में नहीं हुआ। इमेज बिल्डिंग में नहीं हुआ, लेकिन इमेज हिट होने में कितना नुकसान हुआ ये देखा है कि नहीं देखा है सर्वे करने वालों ने, मुझे नहीं पता अभी। लेकिन मैं जनरल परसेप्शन और अपने ऑब्जर्वेशंस बता रहा हूँ, जो लोगों से बातचीत और इवन कॉमन पीपल, पॉलिटिकल पीपल एंड इवन बिजनेस कम्युनिटी, ब्यूरोक्रेसी, सब मिला जुला के मैं अपनी बात कह रहा हूँ। तो अगर कोई ऐसा पॉइंट, हिट पॉइंट, पुश पॉइंट बना नहीं, तो फिर सीटें बढ़ने का आधार क्या होगा किसी के लिए भी? ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो हम लोग बात कर सकते हैं। हालांकि मैंने पहले भी कहा कि जो सर्वे करने वाले लोग होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, उनकी अपनी एक एक्सपर्टीज तो होती ही है, तो उसको आप ऐसे चैलेंज तो नहीं कर सकते। लेकिन कोई एलिमेंट होता है ना, जब चीजों को हम लोग पॉलिटिकल एनालिस्ट के तरीके से अगर देखें तो हम ये पाते हैं कि संविधान का मुद्दा, संविधान बचाओ का मुद्दा और पीडीए, ये दो हम हमेशा जिक्र करते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो नतीजा बदला था, इंडिया अलायंस के पक्ष में जो गया था, उसके पीछे ये दो इश्यूज थे। ये दो इश्यूज अभी भी हैं। बिल्कुल। दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से कोई नया चीज ऐसा आया नहीं है जो आश्वस्त कर रहा हो, तो फिर सीटें बढ़ने का जो वजह है वो थोड़ी सी बात है, मुझे जो लग रहा है। नहीं सर, मैं एक बार आपको फिर से याद दिला दूं कि राष्ट्रीय स्तर पर वो जरूर सीटें बढ़ा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो 38 ही सीटें बीजेपी को दे रहे हैं 80 में से, यानी 42 सीटें वो अभी भी इंडिया गठबंधन को ही दे रहे हैं, और 2024 में भी 43 मिली थी, यानी कि कुल मिला के कमोबेश वही स्थिति है, 2024 वाली स्थिति है जी। जबकि सरफेस ये नहीं कह रहा है कि वही स्थिति है, सरफेस कह रहा है कि नहीं, अभी स्थिति और खराब हुई है। तो खैर ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि वोट परसेंटेज अगर इंडिया अलायंस का बढ़ रहा है, 42 हो रहा है, क्योंकि मुझे याद दिलाइएगा कि 2014 में कितना परसेंट वोट इंडिया अलायंस को मिला था। तो इंडिया अलायंस तो तब था नहीं सर, 2014 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की ही बात करें, बाकी तो यहाँ इंडिया अलायंस में ऐसी कौन सी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में? तो वो थोड़ा, चूंकि उन्होंने सीटें बराबर लड़ी थी, तो कैलकुलेट करना मुश्किल होगा। हाँ, ये है कि मुझे ये लग रहा है कि वो आधार थोड़ा बढ़ रहा है, वो बेस पॉइंट थोड़ा बढ़ रहा है,
और ये सही बात है कि चुनौती तो बहुत कड़ी है दोनों तरफ। ऐसा भी नहीं है कि एक सफलता के बाद आप ये भी कह लें कि इंडिया अलायंस जो है वो बहुत मतलब बिल्कुल वॉक ओवर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इतनी छोटी पार्टी नहीं है और ना उसके रणनीतिकार इतने कमजोर लोग हैं। हाँ, ये जरूर बात है कि फिलहाल कोई नैरेटिव सेट नहीं हो पा रहा है बीजेपी की तरफ से, और इंडिया ब्लॉक जो है वो अपने नैरेटिव सेट करने में कामयाब हो जा रहा है। तो जी। और राजनीति में लड़ाई वहीं होती है, हालांकि लोकसभा चुनाव तो बहुत लंबा टाइम है अभी, क्या गंगा जमुना में बहुत पानी बहेगा, लेकिन हाँ उससे एक अंदाजा तो लगता है कि क्या माहौल है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश का माहौल हाल बहुत कंडीसिव एनडीए के लिए नहीं दिख रहा है। कहा कि लोकसभा चुनाव बहुत दूर है, ये सवाल मैंने भी यशवंत देशमुख जो कि सी वोटर के संस्थापक हैं और उन्हें एमओटीएन सर्वे का आप कर्ता धर्ता कह सकते हैं, तो मैंने भी उनसे ये सवाल किया था। ये आपने तो ये सर्वे लोकसभा चुनाव को ध्यान में रख के किया है, अब लोकसभा चुनाव में ही आप 38 सीटें 80 में से दे रहे हैं, और जबकि लोकसभा चुनाव में तो एडवांटेज मोदी हमेशा बीजेपी के साथ रहा है, वो प्रूवन है 2014 के बाद से। तो जब लोकसभा चुनाव में ही एडवांटेज मोदी के साथ उनका ये हाल है, अगर आधी सीटों पर खड़े हुए हैं, तो उससे पहले 2027 का विधानसभा चुनाव जो आ रहा है, जो मोदी के चेहरे पर नहीं लड़ा जाएगा, वहां पर तो फिर ये और बीजेपी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। और यशवंत देशमुख इस बात से बिल्कुल सहमत थे। क्या आपको लगता है कि ये तो और 2027 के लिए बीजेपी के लिए एक अलार्मिंग बेल है? बिल्कुल ठीक बात है, और यशवंत जी भी सहमत हैं इस बात से। ये और आश्वस्त कर रहा है कि हमारी और आपकी जो बातचीत है वो बिल्कुल सही है, जो ऑब्जर्वेशन है वो सही है। देखिए, एडवांटेज मोदी निश्चित तौर पे 2014 के बाद से बीजेपी की तो इकलौती पावर रही है ना, मोदी का अपनी पर्सनालिटी, और वही परसोना हिट हुआ है जी। वही परसोना हिट हुआ है, तो वो जादू अगर आपका जादू फेल कर रहा है। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में क्या है कि इस वक्त योगी आदित्यनाथ निश्चित तौर पर एक बड़ी ब्रांड वैल्यू वाले लीडर हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। उनका अपना एक इमेज है, उनका अपना एक ब्रांड है, जिसको बहुत सारे फॉलोअर्स इंडिविजुअली फॉलो करते हैं। इवन कई बार ऐसे भी फॉलोअर्स मिलते हैं जो मोदी के साथ थोड़े नाराज हैं, लेकिन योगी को लेके वो बहुत उत्साहित रहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार और संगठन के बीच में जिस तरह का इस वक्त एक ठंडा सा रिश्ता बना हुआ है, जिस तरीके से बीजेपी की वो ऑर्गेनाइजेशनल मशीनरी जो लगातार प्रोग्राम्स में लगी रहती थी, बैक टू बैक, कभी कार्यकर्ता खाली नहीं मिलता था, पिछले 4-5 महीनों में उसके पास काम दिखाई नहीं दे रहा, कोई कैंपेन नहीं दिखाई दे रहा है। तो उसकी बड़ी वजह यह भी है कि उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक जो बदलाव होने हैं वो नहीं हो रहे हैं, तो वो एक उदासीनता, एक नेतृत्व का ठंडापन दिख रहा है। दूसरी तरफ सरकार के भीतर भी ये है कि बहुत सारे अंतर विरोध कई बार सतह पे दिखने लगते हैं, खासतौर पे मुख्यमंत्री और उनके उप मुख्यमंत्रियों के बीच में भी बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, और तब बातें भी होती हैं, चर्चाएं भी होती हैं। तो अगर इस तरह की उदासीनता या लड़खड़ाहट किसी भी दल में हो, देखिए हमने देखा था 2017 के पहले 2016 नवंबर में समाजवादी पार्टी के भीतर जब वो संघर्ष चला था, जब पार्टी टूटी थी, तो 2017 में समाजवादी पार्टी की क्या दशा हुई थी। मतलब वो दशा क्या, वो दुर्दशा कहेंगे उसको। बिल्कुल, पार्टी सरकार में हो और उसके बाद कहां से कहां पहुंच जाए, क्योंकि पार्टी लड़ नहीं पाती ना, एक जब सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता है, पता नहीं होता है। अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी को अगर 27 के लिए मजबूत और होना है तो उसको दो चीजों को तो बहुत साफ कर देना पड़ेगा, और जल्दी से जल्दी, वरना तो देर होनी है। एक तो ये कि संगठन के बारे में जो भी निर्णय होना है वो जितनी जल्दी हो उतना अच्छा, क्योंकि जो भी नया अध्यक्ष आएगा उसको पूरी टीम अपने हिसाब से बनाने में भी टाइम लगता है, और अगर राजा अपनी सेना को खुद नहीं चुन सकता है तो निश्चित तौर पर वो लड़ भी नहीं सकता है। तो
तो एक बात हो, दूसरा सरकार के जो अंतर्विरोध हैं, जो एक बेचैनी है खासतौर से मंत्रिमंडल के विस्तार में जो देरी हो रही है उसको लेके, मंत्रिमंडल के भीतर रिप्रेजेंटेशन को लेकर के, खास तौर पे उन जातीय समूहों के नेताओं के भीतर जिनकी वोट इक्विटी बहुत जबरदस्त है, बहुत यूनाइटेड है। मैं ओबीसी कम्युनिटी की बात ज्यादातर कर रहा हूं यहां पर। तो हमने देखा कि काफी ओबीसी कम्युनिटीज ने 2024 में बीजेपी के अगेंस्ट वोट किया था, जो कि उसके पहले नहीं कर रहे थे। तो अब वो बढ़ जाएगा अगर उनके रिप्रेजेंटेशन को सही तरीके से एड्रेस नहीं किया गया तो वो बढ़ेगा, और वो बढ़ेगा तो फिर उसको संभालने में 2027 में देखिए चुनाव होने हैं, लेकिन 2026 के मार्च आते आते आप देखेंगे कि बजट के बाद से पूरा उत्तर प्रदेश एक चुनावी मोड में चला जाएगा। बिल्कुल। और फिर आपके पास वक्त नहीं होता है चीजों को बदलने का। चुनावी मोड में जाने के बाद आप चीजों को नहीं बदल सकते। आप ज्यादा से ज्यादा नारे गढ़ सकते हैं, लेकिन आप मशीनरी नहीं ठीक कर सकते हैं, आप परसेप्शन नहीं ठीक कर सकते हैं। तो वो कहानी जो है बीजेपी को बदलनी होगी। एक तरफ लंबा समय सत्ता में तो एंटी इनकम्बेंसी भी है, दूसरी तरफ बहुत सारे असंतोष पार्टी के भीतर, और तीसरी तरफ समाज में ओबीसी और दलित जातियों का ये आरोप कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, हमारा प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है, हमारी सुरक्षा नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर कोई बहुत उल्लेखनीय काम हो नहीं पा रहा है। भाषण होते हैं, घोषणाएं होती हैं, लेकिन जब आप उसके कंप्लायंसेस को देखना शुरू करते हैं तो आप पाते हैं कि वो बहुत स्लो है जी, बहुत धीमी गति है उसकी। तो अब भ्रष्टाचार के भी बड़े आरोप लगने लगे, खासतौर पे सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद। हमने देखा या उत्तर प्रदेश में जो बड़ी परियोजनाएं हैं, जैसे जल जीवन मिशन जैसी परियोजनाएं, लगातार टंकियां जिस तरह से ढह रही हैं, सड़कें जिस तरह से उघड़ रही हैं, जल जमाव ने जिस तरह से नाली बनाने का जो दावा था, ड्रेनेज का जो दावा था, उसकी कलई खोली है। तो बहुत सारे चीजों के ऊपर अब सवाल आ रहे हैं। इन सवालों को एड्रेस करने के लिए जो वो मैकेनिज्म होता है, जहां पार्टी एक तरफ होती है, सरकार के नेता दूसरी तरफ होते हैं, वो मिसिंग है। और जब वो मिसिंग है तो चुनौती बड़ी है। बिल्कुल। तो चलिए एमओटीएन सर्वे से इतर हम मौजूदा स्थितियों पर आते हैं, जो ज़मीनी स्थितियां जिनकी बात आप कर रहे हैं। तो एक ताज़ा विषय है कि बाराबंकी में हाल में एबीवीपी के छात्रों को एक प्रदर्शन के दौरान उन पर ज़बरदस्त लाठीचार्ज हुआ और वो मुद्दा पूरी तरह एक पॉलिटिकल मुद्दे में बदल गया। अब आप देख रहे हैं कि एबीवीपी यानी कि बीजेपी के छात्र संगठन के पक्ष में उतरी हुई है एनएसयूआई, कांग्रेस का छात्र संगठन, उनके पक्ष में प्रदर्शन कर रहे हैं समाजवादी छात्र सभा के युवा। और इसके अलावा विपक्ष ने लगातार अब ये आरोप लगा दिया है कि ये बीजेपी के अंदर संगठन वर्सेस सरकार, चूंकि पुलिस जो डंडे बरसा रही है वो सरकार की पुलिस है, तो ये संगठन और सरकार के बीच का जो द्वंद्व है ये उसका एक और उदाहरण है। तो ये बीजेपी, अभी आपने सहयोगी दलों की बात की, उसको एक बार फिर हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो पूरा लाठीचार्ज, एबीवीपी छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज का जो विषय है, इसे आप कैसे देखते हैं? मैं इसके संदर्भ में ये बात भी कहना चाहूंगा कि जब ये पहली बार सामने आया, हम लोग भी जब डिस्कस कर रहे थे तो पहला रिएक्शन था लोगों का, अरे भाई किसी की गाड़ी पर भी अगर बीजेपी का झंडा लगा होता है तो पुलिस वाले उसे कुछ नहीं कहते, तो एबीवीपी के छात्रों को क्या पीटेंगे। लेकिन यहां तो हुआ है लाठीचार्ज। देखिए, ये जो पूरा घटनाक्रम है ना, इसके दो पहलुओं से इसको देखना चाहिए। एक तो जो घटनाक्रम है उसको देखना जरूरी है। बहुत बड़ा मसला था, खासतौर से छात्रहित का मसला था। हालांकि उत्तर प्रदेश में छात्र लंबे समय से बची ही नहीं है, फिर भी हमने ये जरूर देखा था कि जब से सरकार उत्तर प्रदेश में आई तब से विद्यार्थी परिषद के लगता है उत्कर्ष सिन्हा जी का इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन उन्होंने कहा। हाँ जी 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 था, वो भी बड़ी खराब बात थी। लेकिन जबकि
जी आप जारी जारी कीजिए। हाँ। उसकी भी कोई रैली हो, मतलब कोई भी प्रदर्शन होता था तो उसमें कितने मुकदमे हुए हैं, कितने बच्चों के ऊपर, वो भी हमने देखा। तो एक तरीके से फ्री हैंड मिला हुआ था एबीवीपी को, वो एक ग्रीन कार्ड लेके अपनी सारी गतिविधि कर रही थी, तो उस वक्त आलोचना थी। लेकिन ये जो घटनाक्रम है बाराबंकी के यूनिवर्सिटी का, प्राइवेट यूनिवर्सिटी का, ये एक बड़ा जेन्युइन मुद्दा था। और ये कोई मुद्दा ऐसा नहीं था जिसके ऊपर विश्वविद्यालय कटघरे में ना खड़ा हो। लॉ फैकल्टी के, उसके लॉ डिपार्टमेंट के ऊपर ये सवाल थे कि एडमिशंस तो ले लिए हैं, आपकी मान्यता रिन्यू हुई है कि नहीं हुई है, बेसिक क्वेश्चन था। और ये किसी भी छात्र का अधिकार है, क्योंकि वहां बड़ी मोटी फीस लगती है। और ये घटना अचानक नहीं हुई, इसके पहले एक हफ्ते से ये बात हो रही थी, एक दिन भी नारेबाजी हुई थी, थोड़ी झड़प हुई थी, और उसके बाद फिर दूसरे बार जब संगठित होकर बच्चे पहुंचे, तो ये तो भाई एक लाइन की बात है ना कि आपकी मान्यता है कि नहीं है, आश्वस्त आपको करना पड़ेगा। आप एडमिशन लेने जा रहे हैं और आप ये नहीं बताने को तैयार हैं कि हमारी मान्यता रिन्यू हुई है कि नहीं हुई है। तो जहां पर बात करके बात हो सकती थी और जेन्युइन बात थी, वहां पर जाहिर सी बात है कि ये जो रामस्वरूप विश्वविद्यालय है, इसकी यूनिवर्सिटी है, उसके पहले कॉलेज भी इनका काफी बड़ा कॉलेज है, और लखनऊ में ही है, लखनऊ के लोग हैं तो इनके अपने कनेक्शंस भी हैं। तो अगर पुलिस उनके पक्ष में खड़ी हो गई और जिस बर्बरता से लाठीचार्ज हुआ है, मैं ये कह रहा हूं कि सामान्य लाठीचार्ज नहीं है, बहुत लाठीचार्ज है। तो कितने बच्चे अस्पतालों में हैं, तो सवाल ये एक हिस्सा तो ये है कि ये सारे बच्चे हैं जो छात्र हित की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ अब सवाल विद्यार्थी परिषद का, विद्यार्थी परिषद के उस पर अगर जिसको एक ग्रीन कार्ड मिला हुआ था पिछले 6-7 सालों से, उसके ऊपर अगर इस तरह का हमला हो रहा है, और विद्यार्थी परिषद के पक्ष में सबसे पहले खड़े हुए पार्टी संगठन के लोग, युवा छात्र, और वो दबाव जब बढ़ा तब फिर एक सीओ हटाया गया, सस्पेंड किया गया, एक दरोगा हटाया गया, लेकिन वहां भी बचा लिया गया एक इंस्पेक्टर को। तो ये सारी चीजें, ये सवाल आपका बिल्कुल जायज है कि आखिर पार्टी संगठन और सरकार, इसके बीच में बहुत सारी चर्चाएं ऐसी हुई कि एक टॉप ब्यूरोक्रेट इसमें इन्वॉल्व हैं, वो उनके ऊपर भी बहुत बात हुई, तो वो सब डायनेमिक्स है। लेकिन इसने एक चीज स्थापित कर दी, एक चीज ये स्थापित कर दी कि सरकार को ब्यूरोक्रेट्स अपने हिसाब से चला रहे हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप का इंटरफेयर, जो एक कम्युनिकेशन होता है, वो नहीं है संगठन के साथ, और ये सबसे खराब बात है, क्योंकि ऐसा नहीं था कि विद्यार्थी परिषद के लोग अपने पार्टी संगठन में नहीं बात कर रहे थे। लेकिन जब ये घटना घट गई, जब बयान आने शुरू हुए, उसके बाद एक प्रेस नोट आया कि मुख्यमंत्री ने इस घटना का संज्ञान लिया। तो भाई, मुख्यमंत्री के मीडिया सेल क्या कर रहा था जब 2 दिन से ये अखबारों में छप रहा था, जब व्हाट्सएप पे चल रहा है, जब इसके फुटेजेस चल रहे हैं, तो आप कर क्या रहे थे उस वक्त? बातें बाकी सारी, लेकिन आपने विपक्ष को मौका दे दिया। बाकी अगर आप विपक्ष को मौका ना देते और चीजों को संभाल लेते, भले ही लाठीचार्ज हो गया होता तो अलग बात थी, लेकिन स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को बयानबाजी करने का मौका है। उनके नेता जाके मिल रहे हैं छात्रों से, प्रदर्शन कर रहे हैं वो एबीवीपी छात्रों के पक्ष में। नहीं, अब यहाँ पे एक स्थिति और बन जाएगी ना, क्योंकि ये तो एक ऐसा मूव हो गया कि ऐसे जब दूसरे मसले के ऊपर समाजवादी छात्र सभा या एनएसयूआई आके मोर्चा खोलती है कहीं और, तो एबीवीपी उसकी आलोचना कैसे कर पाएगी? तो जो आपका एक छात्र विंग है, जो माहौल बनाने या भीड़ जुटाने सब में काम आता है, वो उसको आपने नीचा दिखा दिया है।
इसी तरीके से दिक्कत क्या हो रही है कि जैसे मेरी अभी मुलाकात हुई स्वदेशी जागरण मंच के कुछ लोगों से, तो मैंने पूछा कि भाई देखिए, अभी तो प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी के ऊपर बात की है, उन्होंने काफी बातें की, तो दबी जुबान में उन लोगों ने कहा कि भाई हम लोग तो बड़े ठगे हुए से दिख रहे हैं कि अब चाइना से इंपोर्ट भी होएगा, और इंपोर्ट की बात नहीं, और मोदी जी ने बात तो कही है, लेकिन वो स्वदेशी दिखाई भी तो दे, उसके लिए प्रोत्साहन भी तो हो। तो इस सब का मैं उदाहरण क्यों दे रहा हूं कि जैसे अगर आपके अनुषांगिक संगठन ही निराश होंगे, अगर सरकार से निराश होंगे, तो चुनाव के बीच में वो क्या कैसे काम करेंगे? बिल्कुल, वो दिक्कत हो रही है। और अब ये अनुषांगिक संगठनों की चूंकि आपने बात की, तो फिर सहयोगी दलों की भी बात कर लेते हैं। अभी हमने देखा कि जयंत चौधरी ने 3-4 दिन पहले किसानों की एक सभा में कहा कि भाई मेरी कुछ मजबूरियां हैं, खाद को लेकर, यूरिया को लेकर। जब किसानों ने जब अपना रोष प्रकट किया, तो जयंत चौधरी ने कहा मेरी कुछ पाबंदियां हैं, बाकी आप जो कहेंगे मैं फैसला कर लूंगा। उसे लेकर बड़ा बवाल मचा। संजय निषाद जो है स्थापना दिवस पर पूरे विपक्ष को इकट्ठा किए हुए थे दिल्ली में, और वहां पर बैठकर संदेश दे रहे थे। बाद में उन्होंने कह दिया बीजेपी को मुझसे गठबंधन तोड़ना हो तो तोड़ ले। वहां पर आशीष पटेल भी मौजूद थे, ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद थे, जयंत चौधरी की पार्टी भी मौजूद थी, और बीजेपी मौजूद नहीं थी। तो ये एक हमने पूरा एक चैप्टर देखा जो अनुषांगिक संगठन है बीजेपी के, वहाँ पर किस तरह की एक हमें डिसबैलेंस नज़र आ रहा है। और इसी तरह से आपके सहयोगी दल, जिन्हें आप पीडीए के सामने एक दीवार की तरह खड़ा करते हैं, वहाँ पर वो अपनी नाराज़गी दिखा रहे हैं, अपनी आंखें दिखा रहे हैं। दिक्कत यही है ना, जैसे जयंत चौधरी काफी ग्राउंड लूज कर चुके हैं पिछले कुछ दिनों में। अब वो और खास तौर पे सतपाल मलिक साहब का सवाल रहा हो, या जब बीजेपी के साथ गए, तो उनका देखिए जयंत चौधरी को जो सफलता मिली थी 22 में, वो जाट और मुसलमानों के बीच में उन्होंने जो एक अच्छी वो बना दी थी, अंडरस्टैंडिंग बना दी थी, जो मुजफ्फरनगर दंगों के बाद से टूटा हुआ था। तो बड़ी चौपालें लगी थी, और उसका नतीजा था कि जयंत एक बड़े लीडर के तौर पर उभरे थे, उनके पीछे आए थे। लेकिन जब वो बीजेपी में चले गए, तो फिर वहां से और उसके बाद फिर किसानों के मसले पर वो बहुत फंसे रहे, क्योंकि यूपी में किसान आंदोलन का मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट किसान का आंदोलन होता है, तो वही उनकी कंस्टिट्यूएंसी है। तो वो अपने पिता के नक्शे कदम पर हैं। अजीत सिंह भी तो यही कर रहे थे, वो भी सरकार में जब रहते थे तो केंद्र में मंत्री तो हो ही जाते थे, वो अटल जी की सरकार में मंत्री हो गए थे, लेकिन उसके बाद फिर जब होता था तो वो छोड़ते भी थे। तो एक स्पेस बना रहे हैं। अब ये कहना कि भाई जो पंचायत कह देगी हम वो मान लेंगे, तो आप गए थे क्या? पंचायत के कहने से गए थे क्या? पंचायत की थी आपने जाने से पहले? तो ये सवाल भी होगा। दूसरी तरफ ये संजय निषाद तो लगातार अपना ओपन स्पेस बनाए हुए हैं, वो समय समय पर वो करते हैं। और देखिए ये सब जितने भी ये छोटे दल हैं, क्षेत्रीय दल जिनको कह लीजिए, या अभी शुरुआती दौर वाले हैं, जाति आधारित वोट बैंक वाले संगठन, ये सब ओपन कार्ड रखते हैं। और 27 में जैसा मैंने कहा कि और सत्ता बीच में कोई नहीं छोड़ता है जब तक कोई बड़ी घटना है। एक बार ओम प्रकाश राजभर को हमने देख लिया कि उन्होंने डीएम हटाने के मामले में सरकार छोड़ दिया था, और उसके बाद फिर आके वापस उसी सरकार में गए। तो बिना सरकार के इनका ना पार्टी आगे बढ़ सकती है, ना संगठन आगे बढ़ सकता है। तो ये तब तक रहेंगे जब तक चुनाव अभी हवा तेज ना होने लगे, फिर देखते हैं कि ये क्या करते हैं। लेकिन इनके साथ कोई आइडियोलॉजिकल प्रतिबद्धता तो है नहीं, और आइडियोलॉजिकल प्रतिबद्धता ना होने की वजह से इनके कार्ड्स ओपन हैं और वोट बैंक इनके पास है। जी बिल्कुल। अखिलेश यादव हाल में बिहार गए थे और उन्होंने वहाँ पर बिहार के चुनाव प्रचार में शिरकत की। फिर से वो सुर्खियों में रहे, राहुल गांधी के साथ खड़े हुए नजर आए, तेजस्वी यादव के साथ खड़े हुए नजर आए। और तो आपको लगता है कि अपनी पोजीशनिंग जो है अखिलेश यादव, जो हम पार्लियामेंट के वक्त भी देख रहे थे कि वो किस तरीके से पूरा विपक्ष जब प्रदर्शन कर रहा होता था, तो अखिलेश यादव, चाहे वो बैरिकेड कूदने का मामला हो, चाहे बाकी मामले हो, तो वो राष्ट्रीय स्तर पर
अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहे थे उस वक्त। अब वो बिहार चुनाव में जा रहे हैं तो वहाँ पर भी एक जिसे कहते हैं कि कम से कम एक क्षेत्रीय नेता से तो ऊपर की अपनी छवि जो है वो दिखा रहे हैं। तो क्या अखिलेश यादव 2027 के लिए अपनी पोजीशनिंग मजबूत कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव को लेकर जिस तरह कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी सीएम किसे बनाएंगे इस सवाल पर राहुल गांधी गोल गोल घुमाते हैं, तो अखिलेश यादव लगातार ये कह रहे हैं भैया 2027 के लिए तो सीएम का कैंडिडेट मैं ही हूं, इंडिया गठबंधन मिलकर लड़ेगा तब भी। निश्चित तौर पर इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। देखिए अखिलेश यादव ने वैसे भी स्थितियां अलग हैं बिहार से। अलग है। नहीं, अखिलेश यादव एक्सपेंड कर रहे हैं अपने आप को और बहुत ढंग से एक्सपेंड कर रहे हैं। वो दो चीजें, एक तो वो जब राहुल गांधी के साथ पार्लियामेंट में बैठ रहे हैं या एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं ये लोग भाषणों के बीच में, और जब बिहार में भी अभी जब रैली में गए, तो एक चीज तो कि जस्ट नॉट अनदर एलआई वाला मामला था। एक ही था कि इंपॉर्टेंट एलआई, और इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी सबसे बड़ा है। तो वो स्पेस जो है अखिलेश यादव ने पकड़ा है, और दूसरा कि अपने एक्शन से भी पकड़ रहे हैं वो, चाहे वो बैरिकेडिंग वाला सवाल हो, या आप देखिए जिस दिन बिहार में थे वो, उस दिन वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थे। ऐसा नहीं था कि वो बस एक साइड फॉर्मेलिटी, जैसे आप देखिए कि हेमंत सोरेन वगैरह भी आए, बहुत सारे मुख्यमंत्री आए, लेकिन वो उन लोगों की प्रेजेंस और अखिलेश यादव की बिहार में प्रेजेंस, तो दोनों के बीच में फर्क था। और अखिलेश इसीलिए पहले चले गए, उस कल्मिनेशन वाले दिन नहीं गए, क्योंकि उस दिन अगर जाते कल्मिनेशन वाले दिन तो वो वन एमंग्स मेनी होते जी, है ना। और उसके पहले गए तो वो इंडिपेंडेंट थे, एक बड़ी इमेज के साथ थे। सो एक जैसे जब इस तरह के बड़े नेता एक साथ होते हैं, तो गठबंधन के मामले में जो छोटी छोटी अफवाहें या चिंताएं या लोगों की जिज्ञासाएं रहती हैं वो खत्म हो जाती हैं। जैसे बीच बीच में जब ये भी चलता रहता है ना कि क्या सीटों के बंटवारे पर मान जाएंगे या नहीं मान जाएंगे, मैं बड़ा क्लियर हूं कि सीटों के बंटवारे में कहीं कोई लड़ाई नहीं होने जा रही है, ना बिहार में ना ये, क्योंकि ये सारी चीजें पहले से ही तय हो चुकी हैं, और इसीलिए ये भरोसा दिख रहा है एक दूसरे के साथ। इस बार के गठबंधन में थोड़ा डिफरेंस है, वो ओपन एंडेड नहीं है, वो ठीक है, सब अंडरस्टैंडिंग है। तो अखिलेश यादव को मालूम है कि उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है, ताकतवर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश अगर वो कंट्रोल में रखते हैं तो राष्ट्रीय राजनीति में भी उनका दखल बहुत बढ़ेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और अब जब अखिलेश यादव 2027 के उसमें जाएं तो निश्चित तौर पर यहां तो कोई डाउट या डिबेट ही नहीं है कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री के मामले में कोई कंफ्यूजन हो। इवन मैं तो कहता हूं कि बिहार में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, राहुल गांधी बोले ना बोले वो एक अलग बात है, लेकिन बिहार क्या है, क्या मुकेश सहनी की पार्टी का कोई बनेगा, या क्या कांग्रेस इस स्थिति में है कि वो बनेगी, या सीपीआई सीपीएम से कोई बनेगा? ऐसा नहीं होना है, बनना तेजस्वी यादव, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी तो वही होगी जी, है ना। तो और मास अपील भी है, तो इन चीजों की बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इंडिया अलायंस के भीतर इस वक्त नॉर्थ इंडिया के भीतर राहुल गांधी के साथ अगर कोई दूसरा बड़ा चेहरा है तो वो अखिलेश यादव। बिल्कुल। तो अखिलेश यादव चाहे वो MOTN सर्वे की बात कर लें हम, जहां पर वो उत्तर प्रदेश के अंदर एक तगड़ी फाइट बीजेपी और इंडिया गठबंधन में दिखा रहा है, या फिर हम ज़मीनी परिस्थितियों की बात करें, ज़मीनी हालात की बात करें, जो अभी उत्कर्ष सिन्हा जी ने एक एक करके जिनको बयां किया, वो ये साफ दिखा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की लड़ाई जो है वो लगातार दिलचस्प हो रही है।
इस बार अखिलेश यादव 2022 में अखिलेश यादव ने जो एक मजबूत ज़मीन तैयार की और उस ज़मीन पर उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव नतीजों में एक अच्छी खासी फसल वोट की शक्ल में उगाकर दिखाई। 2027 में वो उसका और विस्तार करते हैं या नहीं करते हैं ये तो एक अलग बात है, लेकिन कम से कम हालात परिस्थितियां जो हैं वो अखिलेश यादव और उनके गठबंधन को मजबूत स्थिति में हर हालात से दिखा रही हैं, जो कि बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। तो आने वाले दिनों में ये परिस्थितियां क्या शक्ल लेंगी उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए उत्कर्ष सिन्हा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। आज के लिए नमस्कार।